ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सब का मशहूर हूँ अपनी तरफ से भी और मेरे साथी स्पेशल असिस्टेंट ऑन पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब की तरफ से। आप छुट्टी के दिन सारे इकट्ठे हुए हैं। ब्रीफली बहुत मुख्तसरन आपके सामने हम वो चंद हक़ाइक़ रखना चाहते हैं। कल रात को जो पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके सियाक़ व सबाक़ के साथ आपके सामने हक़ाइक़ पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया में कई अपोजिशन के लोग और दूसरे लोग कहते हैं कि जी सबसे बड़ा इंक्रीज़ नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आप चंद ख़वातीन हज़रात जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं उन्होंने वहाँ पे भी देखा होगा। मैंने पार्लियामेंट में भी कट मोशंस पे डिबेट जारी थी, वहाँ पे भी प्रूफ के साथ, सबूत के साथ ये पेश किया। इकनॉमिक सर्वे में भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में, और ये था जून और अगस्त 2014 के दरमियान, उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी वो तकरीबन 75 रुपए से इंक्रीज ज़्यादा करके तो 108 रुपए पे की गई थी, जो कि 31% का इजाफा एक महीने में था। वहाँ पे वो टैक्स की कमाई ज़्यादातर उसी से कर रहे थे। बैन अल-अक़वामी मंडियों में इतनी ज़्यादा उस वक्त कीमतें नहीं बढ़ी थी। इस वक्त मैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो नदीम बाबर साहब मेरे भाई आपके सामने रखेंगे। जो फैक्ट और हकीकत इस वक्त ये है कि बैन अल-अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज़्यादा हुई है, 112%। और हमने जो ज़्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि जिस वक्त कीमतें कम हो रही थी उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के ऐन मुताबिक पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया गया, और इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मेहनत कशों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और वो प्राइस इंक्रीज़ नहीं दी गई। और ये भी मैं कहता चलूँ कि ना सिर्फ बर सग़ीर में बल्कि एशिया में पाकिस्तान जो तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे कम हैं। ये वो चंद हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। और बैन अल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत और रुपए की वैल्यू जो है उसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़ी हैं। नदीम बाबर साहब, मैं आपसे तमाश करूँगा कि आप जो हैं हक़ाइक़ वो सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेश कीजिएगा। और ख़वातीन व हज़रात, मैं ये भी बात करूँगा जब नदीम बाबर साहब बात ख़त्म करेंगे तो 2-3 और हक़ाइक़ जो हैं फैक्ट्स वो आपके सामने हम लोग रखेंगे, और उसके बाद फिर सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में नदीम बाबर साहब के इस ब्रीफिंग के हवाले से मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हम लोग इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आने चाहिए। हमारा मुकाबला माफियाज और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ है, उनको भी हम लोग बेनकाब करेंगे। आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटे हैं। हमेशा बहादराना, दलेराना फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। कोई भी कॉस्ट हो, उनका ये ईमान है। अभी भी हम लोग उनके साथ बैठे हुए थे और उनका मैसेज है कि अवाम को ये मैसेज आपके तवज्जुह से जाना चाहिए कि उनके नज़दीक सबसे पहले पाकिस्तान की अवाम की वेलफेयर, उनका फ़ायदा, अवाम का फ़ायदा और उनकी देखभाल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के दिल में सबसे अवलीन तरजीह है। बहुत शुक्रिया। नदीम बाबर साहब, आप अभी प्लीज़ कवर कीजिएगा। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 या 5 हक़ाइक़ आपके सामने पेश करूँगा और उसके बाद जैसे उमर भाई ने कहा ये 1-2 बातें करेंगे। उसके बाद जितनी देर आप जितने सवाल करना चाहें, हमें कोई जल्दी नहीं, आज हफ्ते का दिन है, जितनी देर आप बैठना चाहें हम बैठेंगे आपके साथ। पहले मैं आपको बताता चलूं कि 18 मई को पीएसओ ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। आप सबको मालूम है, सब साथियों को, कि जो प्राइस हमारी सेट होती है वो पीएसओ की सारे महीने की एवरेज जो है उसकी बेसिस पे सेट होती है। $21.07 ये पीएसओ की मोटर गैसोलीन पेट्रोल की पर प्राइस परचेजिंग कमोडिटी की प्राइस थी। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को
ये $44.54 थी। सो इन समझ लें आप कोई महीने डेढ़ के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी। 20 जून का जो उनको कार्गो था जो लास्ट हमें रिसीव हो चुका है, अभी 2 और कार्गोज हैं, एक इस वक्त बर्थ हो रहा है और एक अभी और आना है 2 दिन बाद। ये जो 10 दिन बाकी है इसके कार्गोज की डिटेल अभी आप नहीं बता सकते? नहीं, मैं बताता हूँ अभी नहीं मैं एंड पे बता दूंगा। नहीं पेट्रोल की बात बता रहा हूँ, पेट्रोल की एंड पे आपको उसका भी जवाब दे दूंगा। 20 जून का जो कार्गो था उसका रेट $44.54 था। अब अगर आप इसको देखें कि इस दौरानिए में इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डबल से ज़्यादा बढ़ी हैं, और जो हमारा कानून है कि जो एवरेज प्राइस है वो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है और आगे चलता। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। तो मैं आपको इस तनाजुर में बताता चलूं कि इंडिया में प्राइस इस वक्त 180 रुपये है पर लीटर पेट्रोल की, चाइना में 137 रुपये है, बांग्लादेश में 174 रुपये है, इंडोनेशिया में 108 रुपये है, फिलीपींस में 153 रुपये है, थाईलैंड में 159 रुपये है और जापान में 196 रुपये है। सो जैसे उमर भाई ने पहले भी कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा क्लियर मैंडेट है कि जो रिडक्शन होगी वो पास ऑन करो कंज्यूमर को, जो इंक्रीज होगा वो पास ऑन करो, कोई होल्ड बैक नहीं करना। आपको मालूम है जीएसटी को 17% पे फिक्स कर दिया गया हुआ है, पीडीएल पे कैप लगा हुआ है। सो इसीलिए जैसे जैसे प्राइस गिरती गई वो पास ऑन होती गई। अब मैं आपको जो गिरी है प्राइस और जो इस वक्त इंक्रीज हुई है उन दोनों का कंपैरिजन भी दे देता हूं। 28 फरवरी को कोविड का मामला शुरू होने से पहले 28 फरवरी को पेट्रोल की प्राइस थी 116 रुपये 60 पैसे और डीजल की प्राइस थी 127 रुपये 26 पैसे। 1 जून को जो आखिरी प्राइस रिडक्शन हुई कल वाली अनाउंसमेंट से पहले, पेट्रोल की प्राइस 42 रुपये गिराई जा चुकी थी, डीजल की प्राइस 47 रुपये गिराई जा चुकी थी। अब जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, जो इंक्रीज है उस 42 में से सिर्फ 25 रुपये इंक्रीज अभी भी 17 रुपये लेसर है फरवरी के मुकाबले में, और डीजल में अभी भी 21 रुपये। वो भी मैं अभी अपनी फाइल से निकाल के आपको बता देता हूँ। जी मैं अभी फाइल से निकाल के वो भी दे दूंगा। नहीं देखें, आप एक नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये यार देखें मैंने आपको कहा ना, बाद में जितने सवाल आपने पूछने ना हम सब सवालों का जितने मेरी इल्तिमास होगा कि आप अगर आप बात कर लें, फिर अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो मैं आपको चीजें बता नहीं सकूंगा। जितने आपके सवाल होंगे सब सवालों का जवाब देंगे, बेफिक्र रहें जी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं कि जी कहा जाता है कि जी इंडिया से कंपैरिजन ना करें, जी बांग्लादेश से कंपैरिजन ना करें, जी हमारी परचेजिंग पावर कम है। इंडिया और बांग्लादेश हमसे डबल प्राइस तेल की चार्ज कर रहा है, और इसीलिए चूंकि हमारी परचेजिंग पावर कम है, हालांकि उनकी परचेजिंग पावर हमसे डबल नहीं है, इसीलिए कम प्राइस चार्ज की जा रही है जितनी कम हो सकती है। इसके बाद एक सवाल जो पिछले 24 घंटे में बार बार उठ रहा है वो ये कि जी ये 26 तारीख को क्यों अनाउंस कर दी गई, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। और ये जो आपने आखिरी कार्गो की बात की, आखिरी कार्गो जो परसों लगना है, अगर हम आज का एक्सचेंज रेट लगा के उस कार्गो को प्राइस करें तो हमारी कैलकुलेशन ये शो कर रही है कि 31.5 और 32 रुपये के दरमियान प्राइस इंक्रीज बन रहा है 1 तारीख को। हम ये 31 से 32 रुपये प्राइस इंक्रीज पेट्रोल का नहीं करना चाहते थे।
सो हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए, हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए कि अगर ये प्राइस इंक्रीज 30 तारीख की रात को हुआ, पहली को इफेक्टिव हुआ, तो ये 31.5 से 32 रुपए का इंक्रीज बन रहा है। मैंने आपको बता दिया 40% तो स्ट्रेट इंक्रीज प्राइस में ऑयल का, मैंने आपको इस महीने का बता दिया, पेट्रोल का। सो प्राइम मिनिस्टर ने हमें हिदायत दी कि क्या तरीका हो सकता है कि इसको कुछ कम किया जा सके, जितना भी कम किया जा सके। तो हमने फिर उसमें कहा कि चूंकि टैक्सेस तो फिक्स हो गए हुए हैं, तो इसका एक हल ये है कि इसको 30 दिन की बजाय इसको 35 दिन पे स्प्रेड कर दिया जाए और उससे इसे रिड्यूस किया जाए, जो इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर की हिदायत में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया। अब मैं ये भी आपको बताता चलूं कि इसका मतलब ये है कि जितनी भी OMCs हैं उनको जुलाई में भी, चूंकि वो 31 से 32 रुपए प्राइस नहीं मिलेगी, उनको जुलाई में भी हर लीटर पे कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होगा, मामूली लेकिन होगा। सो ये अगर किसी दोस्त का ख्याल है कि जी 5 दिन पहले हमने अनाउंस करके तो घुटने टेक दिए, तो ये कैलकुलेशन भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इन 35 दिनों में भी OMCs को थोड़ा नुकसान होगा, उतना नहीं होगा जितना जून में हुआ, और इसका नेट बेनिफिट भी कंज्यूमर को ही मिलेगा। अच्छा, इसके बाद एक जो कल की अनाउंसमेंट तो नहीं, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से इस पे बार बार डिबेट हो रही है, 3-4 प्रोग्रामों पे मैं भी जा चुका हूं, और भाई भी जा चुके हैं, कि ये जो शॉर्टेज आई इसका जिम्मेवार कौन है और क्या कर रहे हैं आप। मैं उन पे 3-4 आपको बातें बता दूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि OMCs जिनकी लाइसेंस कंडीशन है कि उन्होंने 21 दिन का तेल का स्टॉक रखना है, तकरीबन सब OMCs के पास 21 दिन का स्टॉक नहीं था। एक दो के पास 15 दिन, 17 दिन, 18 दिन का था, ज्यादातर का किसी के पास 8 था, किसी के पास 10 था, किसी के पास 12 था, एक दो उससे भी कम थे। PSO का 18 दिन था। अब हमने इस चीज को जांचते हुए ना सिर्फ ओगरा को, जो रेगुलेटर है, जो लाइसेंस इशू करता है, उसको बार बार हम कहते रहे कि आप इन कंपनियों को नोटिस दें, इन कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन लें, लेकिन हमने ये भी किया कि PSO को कहा कि चूंकि इनके स्टॉक्स कम हैं, आप ज़्यादा इंपोर्ट करें ताकि उस गैप को आप फिल कर सकें। सो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पिछले जून के मुकाबले में, मैं कोविड पीरियड की बात नहीं कर रहा, जून 2019 के मुकाबले में PSO इस वक्त 15% मार्केट शेयर गेन कर चुका है। वो ज़्यादा बेच रहे हैं क्योंकि बाकी कंपनियों ने अपने मार्केट शेयर के मुताबिक जून में नहीं बेचा। सो हमने ज़्यादा इंक्रीज करवाया PSO से, तकरीबन 78% ज़्यादा वो इंपोर्ट लेके आए। अब इसका आगे क्या हल है? 3 एलिमेंट्स हैं जो मैं आप सबको समझाना चाहूँगा। जब तक ओगरा को स्ट्रेंथन करके इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटी को इतना तगड़ा ना किया जाए कि अगर कोई कंपनी अपने लाइसेंस की कंडीशन वायलेट कर रही है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो, जब तक हम ये ना करें, ये मामला फिर कभी उठ सकता है कि किसी ने अपना 21 दिन का स्टोर नहीं रखा हुआ। सो हम ओगरा के रूल्स और प्रोसीजर्स, और अगर ज़रूरी समझा तो एक्ट में भी अमेंडमेंट करके उनको ये कंप्लीट इन्फोर्समेंट का इख्तियार तो उनके पास पहले ही है, लेकिन उनको उसकी वेयर विदॉल देने की बात कर रहे हैं कि वो इसको इन्फोर्स करवाएं। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये भी कुछ जगह हमने जिक्र किया है लेकिन इतनी तफसील से एक्सप्लेन नहीं हुई। इस वक्त तकरीबन 9000 लीगल रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप्स हैं मुल्क में, जिसका मतलब है कि वो किसी ना किसी OMC के लेबल से तेल बेचते हैं, तकरीबन 9000। इसके अलावा कम से कम 1500 या उससे भी ज़्यादा इल्लीगल पंप्स हैं जिनका किसी OMC से मुआहदा नहीं है। सो इन पे भी क्रैकडाउन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या मुझे मुकम्मल कर लेने दें, फिर मैं जवाब दे दूंगा। देखिए, एक PSO का पंप है बिलफर्ज, वो उसे डी लाइसेंस कर देता कि अब मैंने तुम्हें माल नहीं देना। लीगली उस पंप को बंद हो जाना चाहिए जब तक वो किसी और कंपनी के साथ अपना अग्रीमेंट नहीं करता। सो इस तरह के पंप्स हैं। सो इन दो चीज़ों की मौजूदगी में
جو ہو رہا تھا، اور ہم دونوں نے یہ پروگرامز پہ بھی پچھلے 10 دن میں کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے، اور جو اوگرا کو بھی کہہ رہے تھے اور اوگرا بھی کر رہا تھا، اور پھر ہماری جو ہم نے کمیٹیاں نوٹیفائی کو بھی کہہ رہے تھے اور اوگرا بھی کر رہا تھا، اور پھر ہماری جو ہم نے کمیٹیاں نوٹیفائی کی، وہ یہ کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بہت چڑھ چکی تھی اور ادھر پرائس کم تھی، تو کچھ لوگ اللیگل سٹوریجز کر رہے تھے، جس میں اس طرح کے پمپس بھی شامل ہیں۔ مہینے کے شروع کے چند دنوں میں ہمیں او ایم سیز کے ڈیپوز پہ بھی نظر آیا کہ ان کے ڈیپوز میں سٹاک موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سارے پمپوں کو اتنی تواتر سے سپلائی نہیں رکھی ہوئی، اسی لیے کمیٹیوں نے چھاپے بھی مارے۔ اب یہ چیزیں ہم نے ونس اینڈ فار آل ختم کرنا ہے کہ آئندہ سے کبھی یہ نہ ہو سکے۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا، قانون میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے، رولز میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے، جو اللیگل اسٹیشن اگر آپریٹ کر رہا ہے اس کو بھی بند کروانا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں، تاکہ یہ آئندہ سے کبھی اس طرح کا کام نہ ہو سکے۔ کیونکہ یہ تو زیادتی ہے کہ جب مارکیٹ کی پرائس گرے اور حکومت وہ کنزیومر کو پاس آن کرنا چاہے، تو جو او ایم سی یا پمپ ہے جس کو ایک سٹاک مینٹین کرنا ہے، وہ اپنا سٹاک کم کر کے اپنا نقصان کم کرے، اور جب پرائز بڑھے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ غیر مناسب ہے۔ پرائم منسٹر اس پہ بہت کلیئر ہے، ہم اس پہ بہت کلیئر ہیں، اور اس کو ہم نے انفورس کروانا ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوگرا نے کچھ نوٹسز بھی دیے، کچھ جرمانے بھی کیے، لیکن وہ جرمانے ناکافی ہیں ہمارے ذہن میں، پی نٹس ہیں، اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، آج اگر ہم ہر او ایم سی کو کہتے ہیں کہ جتنے تمہارے رجسٹرڈ پمپس ہیں، ہر پمپ پہ ڈیلی سیل ہمیں بتاؤ، وہ ہمیں سیل نہیں بتا سکتے۔ سو ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ قانون بھی لے کے آ رہے ہیں کہ ہر ڈیپو کا ہمیں ڈیلی ڈیٹا آٹومیٹکلی آئے، ایک سسٹم بنے گا، ڈیٹا لائیو اپڈیٹ ہوگا، تاکہ ہمیں معلوم ہو، اوگرا کو معلوم ہو روز کہ ملک میں کس ڈیپو پہ کتنا تیل پڑا ہوا۔ اور اسی طرح پمپس کی ہم کہہ رہے ہیں کہ نوزل سیل جسے کہتے ہیں، ایکچوئل ڈسپینس کتنا کیا ہے پمپ نے، اس کا بھی ڈیٹا لائیو پہنچے۔ وہ چونکہ 9000 پمپ ہیں، وہ ہوتے ہوتے کچھ مہینے لگ جائیں گے، لیکن ڈیپوز پہ تو ہم اگلے 30 دن میں انشاءاللہ ان کا لائیو ڈیلی ڈیٹا اپلوڈ کروائیں گے، تاکہ ریگولیٹر کے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ہو کہ کیا نمبرز ہیں۔ اور یہ جو میں نے ہورڈنگ یا سٹوریج کی بات کی، اس پہ میں آخری بات کہتا چلوں، پھر میں ختم کروں گا۔ عمر بھائی 2-3 باتیں کہیں گے، اندر جو بھی آپ لوگوں کے سوال ہیں۔ ہم اگر جون 2019 کی سیل دیکھیں، میں مئی اس سال یا اپریل یا مارچ کی بات نہیں کر رہا کہ جب کووڈ کی وجہ سے سیلز افیکٹ ہوئی ہیں، جون 2019 کی سیل کے مقابلے میں جون 2000 کی بات نہیں کر رہا کہ جب کووڈ کی وجہ سے سیلز افیکٹ ہوئی ہیں، جون 2019 کی سیل کے مقابلے میں جون 2020 کے پہلے 10 دنوں میں ہم 52% زیادہ سیل کر رہے تھے، 52%۔ اور آج تک کی اگر میں ایوریج نکالوں، آج 27 تاریخ ہو رہی ہے، تو 25-26 دن کی ایوریج نکالوں تو پھر بھی ہماری سیل کو 32 سے 33% زیادہ ہے پچھلے جون کے مقابلے میں۔ 32 سے 33%، پہلی سے 25 تک، پہلی سے 10 تک 52% زیادہ تھی۔ ڈیٹا ہمارے پاس او ایم سی سیل کا ڈیٹا، پمپ سیل کی بات نہیں میں کر رہا، او ایم سیز نے کتنا آگے بیچا پمپس کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واقعتاً کنزیومر نے، آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کنزیومر 50% زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کر دے؟ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کنزیومر 32% زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کر دے؟ اس میں کچھ حصہ تو ضرور ہوگا کہ اس نے زیادہ استعمال کیا، لیکن اتنا بڑا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ پورشن ہورڈنگ کا ہے، اور اس چیز کو ہم نے آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ اور جو یہ میں نے اس میں سے کچھ نہ کچھ پورشن ہورڈنگ کا ہے، اور اس چیز کو ہم نے آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ اور جو یہ میں نے چند میجرز آپ کو بتائے، اس پہ پوری تندئی سے کام ہو رہا ہے کہ اوگرا کے رولز میں، لاز میں، ایکٹس میں، انفورسمنٹ کیپیبلٹی میں ہمیں کیا کیا چینجز لانے ہیں، اللیگل سٹیشنز کے خلاف ہم نے کیا ایکشن کام کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔
सो या मैं रुक जाता हूँ, उमर भाई कुछ और बातें कहेंगे और फिर सवाल जवाब जो भी। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मुख्तसरन और फिर सवालों का जवाब, सवाल जवाब फिर शुरू होगा। मैंने पार्लियामेंट में भी जिस तरह पहले मैंने बात की कि कुछ देर पहले मैंने यही चीज़ पढ़ के सुनाई, आपको मुख्तसरन बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जनवरी 2015 में एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो उस वक्त ऑयल क्राइसिस पेट्रोल का हुआ था, उन्होंने बनाई। ये किताब आप साथी बाजार से भी ले सकते हैं। तारिक खोसा साहब थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको लगाया गया। पर उसके बिल्कुल बरक्स एक आप मुआयना करें, मुआजना करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, जिस तरह के मैंने इब्तिदा में बात की कि उनका मौक़िफ़ यही है कि आप माफियाज को तोड़ें, उनका कला कमा करें, उनकी कमर तोड़ें और आखिरी हद तक आप जाएं। उसके बिल्कुल बरक्स मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उस वक्त ये तारिक, ये मैं कोई नहीं लिख रहा, या नदीम बाबर साहब या पीटीआई का कोई शख्स नहीं लिख रहा, ये तारिक खोसा साहब जिनको टास्क किया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो खुद यहां पे किताब में अपनी लिख रहे हैं कि उस वक्त के वजीर खजाना साहब ने उनको बुलाया और उनको कहा गया कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन उधरी जगह पे रोक दें। और उस वक्त जो सामने हकायक आने थे उसको रोका गया। माफियाज को मुस्लिम लीग नून ने तहफ़्फ़ुज़ 2015 में दिया, चाहे वो किसी भी शुबे का माफिया हो। उसके बिल्कुल बरक्स यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान साहब, हम लोग माफियाज को इंशाल्लाह तोड़ेंगे, उन लोगों के पीछे पड़ेंगे जो कि अवाम का खून चूसने के पीछे लगे हुए हैं। ये हमारा नस्बुलैन है, ये हमारा बिल्कुल एक पार्टी मैनिफेस्टो का हिस्सा है और इस पे इमरान खान साहब किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर दोहराता हूं, ये बिल्कुल उनकी तारिक खोसा साहब की किताब पढ़ लें, पेज नंबर 241। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं एक बात कर दूं कि इस कीमत के इजाफे के बावजूद जो पेट्रोल में हुई है, इस वक्त भी जो हमारी कीमतें उस वक्त कम हुई थी, इस वक्त भी तकरीबन 17 रुपए का मार्जिन पेट्रोल में है और तकरीबन 26 रुपए का मार्जिन अभी भी कम है जनवरी की कीमतों में के मुकाबले में। वो पूरी प्राइसेस अभी तक नहीं इंक्रीज की गई और जो हम लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं पाकिस्तान की अवाम को। बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब का सिलसिला हम लोग आगे बढ़ाते हैं। साहब, आप ये जिस तरह अभी आपने ये डिटेल सारी बताई है, ये 2 साल का अर्सा गुजर गया है और ये आपके जोर में ये क्राइसिस पे क्राइसिस ही आए हैं। तो आटा, चीनी, इसके बाद पेट्रोल का जब ये चीज आपने जो रिड्यूस की प्राइस, आवाम को तो उसका फायदा नहीं पहुंचा। उसकी वजह ये है कि तो पेट्रोल पंप भी मतलब है उन्होंने बंद कर दिए और सिवाय PSO के और कोई उसको वो नहीं करा सकेगा। अब जब आपके ये जब बड़े हैं तो अब जो है सब पेट्रोल पंप हो गए। आप ये बताएं कि वो जो जिन लोगों ने ये किया है, क्राइसिस पैदा किया है, तो उनको आपने जो सजाएं दी है वो आप बता दें। किसी का लाइसेंस आपने कोई पेंशन की है, इसलिए आप बता रहे हैं कि ओगरा को आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट आप है, आपने फैसला कर रहे हैं, तो कोई इस किस्म का फैसला किया। दूसरी बात आपसे ये कि आपने 2 साल के दौरान आपने ये जो गैस का, तो आपने याद है पिछली दफा आपने कहा था कि हम गैस के कनेक्शन वगैरह के लिए हम जल्द उसका वो कर रहे हैं, पब्लिक कभी भी देखती है 2 साल का अर्सा। मुस्तफा साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। गैस के बारे से शुरू करूंगा। ओगरा में हियरिंग अभी हो रही है, उसी के हवाले से जो गैस की कनेक्शन है, आप डोमेस्टिक गैस की कनेक्शन के हवाले से मेरा ख्याल है बात कर रहे हैं। इस वक्त 3 लाख का है और आगे जाके हम लोग फिर अप्लाई करेंगे कि इसको इन्हांस होना चाहिए। एक चीज़। दूसरी अहम चीज़, आपने ये माफियाज के बारे में बात की और पेट्रोल के हवाले से की है। यहाँ पे बिलखसूस जो कई जगह हैं पाकिस्तान के इलाके, मैं नाम नहीं लेता, वो सिंगल आउट हो जाते हैं, पर वहाँ पे इशू ज़्यादा था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हमने उसको नोट किया, पर अलमिया ये है कि हम लोगों को, मैं खुद अपीयर हुआ हूँ पेशावर हाई कोर्ट के सामने, डबल बेंच था और वहाँ पे जुडिशरी ने हमें यकीन दहानी कराई कि हम लोग आपको असिस्ट भी करेंगे इस चीज़ में। जिस तरह नदीम साहब ने भी कहा, जो कवानीन, ये अभी मैंने आपको ये किताब में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तारिक खोसा साहब है, इन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त की हुकूमत ने उनको ये रोका था। चाहे ये इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो जाती, ये चीज़ें सामने आती, तो आज हमें वो इशू ना होता। और दूसरी अहम बात कि वो कानून में तब्दीली इन्फोर्समेंट की 2017 में
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में थी, वहां पे कवानीन में तब्दीलियां आई कि जो हमारे पास हमारी मिनिस्ट्री की पावर्स थी वो ले ली गई थी, वो कम कर दी गई थी। तो सवाल होता है क्यों? तो उसके ऊपर आगे तदारक करके हम लोग ये कवानीन में तब्दीलियां लाएंगे और हम लोगों ने इंशाल्लाह इन लोगों को कैफरे किरदार तक हर सूरत में पहुंचाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट में भी और सिंध हाई कोर्ट में ये केसेस लगे हुए हैं, उन्होंने भी इसका लिया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उन्होंने पिटीशन की थी, एप्लीकेशन ली थी कि हुकूमत को इस चीज से रोका जाए कि वो इन्वेस्टिगेशन ना करे। पर हम मशकूर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के कि उन्होंने उस चीज को रद्द किया और उन्होंने वो उनकी पिटीशन जो है वो खारिज कर दी। तो इंशाल्लाह वो चीज हम लोग करेंगे। दूसरी अहम बात मैं फिर गुजारिश करता जाऊं और बात करता जाऊं कि हमारे वजीर आजम साहब, अभी हम लोग उधर से, जिस तरह पहले भी मैंने कहा मैं उधर से हम लोग आ रहे हैं, उनका एक ही मिशन है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। हम लोग तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, पर फिर भी बड़े सगीर में, इस दौरान भी, इस बड़े सगीर में क्या साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम कीमत पेट्रोल और डीजल की पाकिस्तान में है। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे भी अपने मसाइल हैं, पर फिर भी ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। सवाल ही स्ट्रेट करते हैं। बिल्कुल। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, नदीम बाबर ने कहा कि ये जो पीडीएल है और जीएसटी है ये प्लीज ये कैद किए, उसको बता दें ये किस कानून के तहत कैद किया गया और ये भी कंफर्म कर दें कि पीडीएल पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 30 रुपये पर लीटर रहा। सेकंड ये बात बता दें सर, आपने जो कही थी कि फरवरी में जो है प्राइस 113 थी, उस वक्त इंटरनेशनल प्राइस किस डॉलर में थी और उसकी क्या उसी किस प्राइस के तहत उसको फिक्स किया गया था। दूसरा, माजी में जब भी उमर साहब आपको पता है प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती थी तो ये टैक्सेशन को एडजस्टमेंट की जाती थी और पीडीएल हमेशा 6 रुपये और 8 रुपये लीटर रहा। ये तो पहली दफ़ा सुन रहे हैं। इसमें कोई IMF का भी वो है फैक्टर इसमें नहीं। और अपना एक लास्ट आपसे सवाल है सर, आपने एसेट्स जमा कराए एज ए मशीन के तौर पर, ये काफ़ी हमें भी देंगे क्योंकि वो सीक्रेट तो नहीं, अगर आप में काफ़ी हमें भी दे जाएगा। सर एक बहुत बड़ा ये साहब से एक शॉर्ट क्वेश्चन, इतने सारे सवाल हमें भूल जाएंगे सारे सवाल। आपको पॉइंट आउट कर रहे थे इस प्राइस में कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, कितने अरब रुपए की जो आपने ये बढ़ाई है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमने तो ज्यादा भी बढ़ाया। बिल्कुल ठीक। तो कितना सब्सिडाइज किया, वो कहाँ से दे रहे हैं? मैं सना साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब ये दूंगा कि मैंने जो बात साफ सुथरी जो की थी, नंबर सबसे पहले आपको डिटेल्स भी अभी नदीम बाबर साहब कह देते हैं। आपके फाइनेंस बिल में जो तयन है पीडीएल का, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का, उसका बजट में तयन हुआ है और वो मैं अपर लिमिट के बारे में बात करूंगा। आपने कहा किस कानून के तहत, वो फाइनेंस बिल के तहत अपनी बात कर ली। अभी मेरी भी गुजारिश सुनिए। अब वो फाइनेंस बिल जो इस साल का भी खत्म हो रहा है उसके हवाले से वो तयन किया गया है और फिर जीएसटी उसके अलावा उसका भी कानून के तहत हुआ है। उसके साथ साथ आपने बात, एक और आपका सवाल था सब्सिडी। हाँ, सब्सिडी मैंने जो बात की है, जो तेल की कीमतें या ज्यादा हो रही हैं, तो पाकिस्तान ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क नहीं है, सबसे पहली बात। तो जो हम लोगों ने बैनुल-अक़वामी मुल्कों में जो रेट है, कंपैरेबल रेट, नदीम बाबर साहब ने आपको कर दिया और वक्त की किल्लत की वजह से मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में आपके पास वेब मौजूद है, आप उसको चेक कर लें। पाकिस्तान में यह सबसे कम है। तो आप फिर अंदाजा लगा लें कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोगों को उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। नंबर एक, मैं भी बात कर लूं, एक बात क्रॉस टॉक होती है फिर बुरा लगता है। ये मैंने आपके सामने चीज रखी, ये हकायक है। इस वक्त भी 17 रुपए कम है जनवरी के मुकाबले में आपका पेट्रोल, गो के इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज्यादा हो रही हैं। बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब। देखिए, पास्ट में, माजी में ये होता था कि पीडीएल तो 7, 8, 9, 10 रुपए तक रहा, लेकिन जीएसटी 71% तक गया। मैं आपको तारीख बता देता हूं, 1 मार्च 2016 में डीजल पे जीएसटी 71% तक ले जाया गया।
1 मार्च 2016। जब ये गवर्नमेंट आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर हमें इंस्ट्रक्शन थी कि आपने ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है इस प्रोसेस में। जीएसटी को 17% पे फिक्स कर दिया गया और फाइनेंस बिल में जो लिमिट थी पीडीएल की वो 30 रुपये, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये तय हो गया कि इन दोनों से कभी भी कोई चीज़ तजावज़ नहीं कर सकती। अब आपने सवाल पूछा कि जी जनवरी में तेल की कीमत क्या थी। बिल्कुल आपकी इंफॉर्मेशन सही है, उस वक्त मेरे सामने चार्ट है, उस वक्त $60 थी। उस वक्त पीडीएल 18 रुपये था। जो डिफरेंस आप ढूंढ रहे हैं ना कि वो 18 से पीडीएल आज 30 रुपये है, 12 उधर गए, बाकी सारी रिडक्शन प्राइस में आई। अब पीडीएल डीजल पे भी और पेट्रोल पे भी मैक्सिमम फाइनेंस बिल के तहत 30 रुपये है। गवर्नमेंट मेरी बात सुन लो यार, मेरी बात सुन लो ना। गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान था कि इस फाइनेंस बिल में उस 30 रुपये को बढ़ा के 50 लिमिट कर दे। बड़ा आसान था, नहीं किया ना, इसलिए कि जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है। नवाज साहब मैं गुजारिश करूंगा आप बात सुन लें प्लीज। यार मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं कि पर लीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि जब प्राइसेस नीचे आई तो जीएसटी की क्वांटम बहुत नीचे आ गई। ये भी तो सोचे ना, जब प्राइसेस आधी हो गई तो जीएसटी एड वलोरम टैक्स है। प्रीवियस गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं 71% जो एड वलोरम टैक्स जो है वो परसेंटेज से कैलकुलेट हो रहा होता है। जब देखिए वो इशू मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, वो हफीज साहब ही जवाब उसका दे सकेंगे। बात समझने की ये है कि जब प्राइस नीचे आती है तो क्वांटम कलेक्टेड अंडर जीएसटी गोज डाउन। उस क्वांटम को आप पीडीएल से बैलेंस करते हैं। टोटल देखना आपने, टोटल टैक्स कलेक्शन क्या है। अगर 17% की फिक्स ना की होती तो फिर जो आप बात कर रहे थे वो दुरुस्त हो सकती थी। अब यह है कि अगर ये कीमत बढ़ के 200 रुपये पे चली जाती है, उस वक्त फाइनेंस बिल्कुल कहेगा कि अच्छा मैंने 30 नहीं करना, मैंने इसको कम करना। क्वांटम पे डिपेंड करता है ना। अगर आपको क्वांटम वो जीएसटी से मिल रहा है, आपको पीडीएल से जरूरत नहीं है। अगर जीएसटी कम हो गया क्योंकि प्राइस नीचे आ गई, आपको पीडीएल से लेना। जहां तक ताल्लुक आपका सवाल था असासों का, देखिए कानूनन मैं अपने डिक्लेरेशन हमेशा एफबीआर में जमा कराता था, उस कभी भी मेरा मिस नहीं हुआ, चाहे मैं गवर्नमेंट में था नहीं था। गवर्नमेंट में तो अभी आया हूं। अब ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन के तहत कैबिनेट में भी जमा कराया। अगर कैबिनेट ने उसको डिस्क्लोज करना है, प्राइम मिनिस्टर ने डिस्क्लोज करना है, ये उनकी सवाबदीद है, क्योंकि ये किसी कानून के तहत नहीं जमा कराया गया, ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के तहत जमा कराया गया। मेरा ये कहना कि जी मैं आपको कॉपी दे दूंगा, वो ना कोई ऐसा कानून है, ना मुझे मुनासिब लगता है। उसकी वजह यह है कि मैं अगर आपको दे भी दूं तो जो बाकी 16, 17, 18 हैं लोग, वो कहेंगे कि जी हमें किस कानून के तहत हमारे डिस्क्लोजर्स दिए जा रहे हैं। एक कैबिनेट की डिसीजन के तहत हम सब लोगों को जो कैबिनेट में बाय स्पेशल इन्विटेशन बैठते हैं, उनको कहा गया कि आप अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन कैबिनेट में जमा कराएं। वो हमने करवा दिया। अब आगे उससे प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रेशन है, वो कहते हैं इसको पब्लिक करना है, वो कर दें। अगर वो कहते हैं नहीं करना, हमने सिर्फ इसलिए रखना है कि जब आप गवर्नमेंट छोड़ेंगे हम मैच करके देखेंगे कि आपने एसेट्स बियॉन्ड मींस नहीं बनाए, वो उनकी मर्जी है। तो जी बेसिकली साफ शफाफ तरीके से बिल में चीज़ें इंक्लूडेड हैं और वो हम लोग बिल्कुल आप अवाम के सामने हमने बता भी दिए। जी जी सर। नहीं, ये तो बहुत अरसे से जी 17-18 में वो जो 30 की कैप है वो 17। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं इसका जवाब दे दूं सर। देखिए बात यह है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि इस जनवरी फरवरी तक ये 12 से 18 की रेंज में चल रहा था, लेकिन जब प्राइस ड्रॉप होना शुरू हुई तो वो जो जीएसटी की मद में कलेक्ट हो रहा है वो नंबर ड्रॉप होना शुरू हो गया, क्योंकि वो परसेंटेज है ना। वो जो नंबर ड्रॉप होना शुरू हुआ उसको बैलेंस करने के लिए पीडीएल को इंक्रीज किया प्रेजेंटली। वरना आप देख लें जनवरी में 12 से 18 की रेंज है, इस जनवरी में। सर
फरियाज करें। फरियाज टेक दैट। सर जी ये आपने टोटल जो फिगर्स दिए ना, डाटा दिए, ये आपने अपनी मनपसंद फिगर्स निकाले हैं। नदीम बाबर साहब पेश किया, आपने डाटा नहीं शेयर किया जो आपका, हालांकि आप फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम थे, आपको सारा ये अबूल होना चाहिए। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि सारदार साहब उस वक्त वज़ीर खजाना थे जब ये कह रहे हैं कि 71% GST हो गया था। आपकी हुकूमत भी उसी कटहरे में खड़ी है कि जो इंटरनेशनल मार्केट पिछले 2 महीने में नीचे गिरी है, आप उन्होंने 71% पर कैप कर दिया और आप लोगों ने भी नीचे रिलीफ नहीं दिया, जो प्राइसेस कम की तो आवाम को पेट्रोल नहीं मिल सकता। एक सेकंड सर, मेरे 5-7 सवाल है, एक नहीं है। एक करने बाकी साथियों को भी चांस दे दें। पार्टी नहीं है, हम आपसे सिर्फ फिर क्वेश्चन जरूर, पूछेंगे जरूर। और आपके पास जो डाटा होगा वो हमसे शेयर करें। आप मेरी पार्लियामेंट में, मेरा ख्याल है आपने स्पीच नहीं सुनी, ये सारा कुछ मैंने वहीं पे शेयर किया सर है। आप हमें ये बताएं, जरूर जरूर जरूर। जिसके दौर में स्टेट मिनिस्टर थे, मुझे पता है आप फाइनेंस समझते हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम के इश्यूज हैं, आप फुल मिनिस्टर हैं, इख्तियारात नदीम बाबर साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि वो है ही नहीं, पावर ही नहीं है उनको साइन करने की। ये सारा डाटा इन्होंने जो दिया, मुझे बताएं ये शफाफ हुकूमत जो आप कह रहे हैं, माफिया से टक्कर लेने की आप बात करें, आपकी जरूरत है माफिया के साथ टक्कर लेने की? हमने लिया। पावर स्कैंडल रुका हुआ है आपका, क्यों रोका है? एक सेकंड, जहांगीर तरीन साहब चीनी के स्कैंडल में इन्वॉल्व हो, बाहर चला गया, उसका नाम क्यों नहीं डाला LHP? आप सवाल करें प्लीज। मैं सवाल कर, जी जी, मुझे ये बताएं सर कि ये जो डाटा आप नदीम बाबर साहब ने शेयर किया है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, ये 4 दिन पहले का जो आपने प्राइस इंक्रीज कर दी है 25 रुपए, ओगरा की जो वर्किंग है वो 30 को या महीने के आखिरी दिन हुकूमत को भिजवाता है, अभी कार्गो आई नहीं, आपने पहले इंक्रीज कर दी, उसकी आप तौजीह पेश कर रहे हैं तो वो इसलिए कि आवाम पर ज्यादा बोझ पड़ता। ये तो वन साइडेड है, FBR की कलेक्शन पूरी हो नहीं रही, आप उनकी टैक्स वसूली का फेडरल पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें शामिल करके आप अपना टारगेट शो करना चाहते हैं 3908 अरब रुपए का, जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सेट किया है, क्योंकि GST का तो बहुत सारा हिस्सा सूबों को चला जाता है, जबकि पेट्रोलियम लेवी वो सिर्फ वफाक के पास होती है। तो आपने पेट्रोलियम लेवी वही 30 कर दिया और उसमें आवाम को रिलीफ दिया। जब इंटरनेशनल मार्केट नीचे आती है, ना ट्रांसपोर्ट वाले किराया कम करते हैं, ना महंगाई कम होती है, आपसे ना OMC कंट्रोल हुई, आप कहते हैं अगर के पास इख्तियार ही नहीं, हम कानून साजी करेंगे। ये कैसा कानून है कि जो माफिया है वो कोर्ट में चले जाते हैं, आप उनको पूछते तक नहीं है? ये कैसा होगा कि अथॉरिटी इसको उस्मा अब्दुल खान चेयरपर्सन होगा है? चले आपका सवाल हो गया जी, आप बाकी भी आपके साथ में बाकी भी लेंगे, मेरे भी 2-3 सवाल लेने, जरूर आपने टोक दिया था, कर ले। मुझे ये बताएं कि क्या पावर स्कैंडल में नदीम बाबर साहब की कंपनी का नाम नहीं है? आप मुकम्मल करें बात। और मुझे ये बताएं कि अभी जो मार्केट नीचे आई है तो आवाम को ट्रांसपोर्ट के किरायों के मद में, महंगाई के मद में कोई रिलीफ नहीं किया, आपने क्यों नहीं आ जाता माफिया पे? किधर थे आपके? आबिद सईद सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, उस वक्त उसको पेट्रोलियम गोदाम में फारग कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने लाइसेंस दिए गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ CNG स्टेशन को, उसको मतलब कटहरे में खड़ा किया गया, लेकिन कुछ नहीं निकला, वही उसी तरह माफिया चल रहे हैं, CNG सेक्टर में भी, पेट्रोल पंप में भी, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, सवाल आपके मुकम्मल हो गए। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, रियाज साहब आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट में पहले भी रह चुका हूं और फाइनेंस में भी रह चुका हूं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे बजट भी पेश किए हैं, बनाए भी हैं, और अभी भी पार्लियामेंट में एज अ मिनिस्टर मैंने एग्जैक्टली यही फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए हैं। शायद आप मसरूफ थे, आपने वो तकरीर जो है आपको मौका नहीं मिला होगा सुनने के लिए। एक बात तो फिर आप ये चीजें कहते ना माजरत के साथ। नंबर दूसरी चीज, आपने कहा कि जी आपने 30 तारीख का इंतजार क्यों किया, कीमतें ऊपर जाती, FBR की मतलब FBR की जो कलेक्शंस हैं वो ज़्यादा चली जाती। माजरत के साथ हम हिंद को बोलते हैं हम लोग, फिर एक कहावत है, ज़्यादातर जो पंजाबी हिंद को सराइकी बात करते हैं वो समझ जाएंगे कि आटा गुन्नो हलनी क्यों है, ठीक है। तो वो बेसिकली वो चीज़ है कि हम लोग ज़्यादा या ना करते तो आप कहते कि जी इतना ज़्यादा जंप, तो हमने वो अवाम का सोच के कैलकुलेट करके करना पड़ता है। और मेरे कॉलीग नदीम बाबर साहब ने आपको सारी चीज़ समझा दी, बता भी दी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। और कानून भी ये है कि ओगरा के पास वो कानूनन वो सिर्फ जो है कैलकुलेशन चेक करता है। वो कैलकुलेशन पहले भी हो चुका है कि हमने 24 मार्च को प्राइसेस ड्रॉप भी किए हैं, इंक्रीज भी होती रही हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। तो वो सिर्फ कैलकुलेशन चेक करके आगे भेजता है और हम लोग फिर आगे फाइनेंस को भेजते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको चेक करके और जो वो अपनी एडजस्टमेंट्स करती हैं उसके बाद वो नोटिफाई होता है। तो ये बिल्कुल साफ शफाफ तरीक़ेकार से
हमने काम किया है। और जहां तक आपने बात की है कि जी इख्तियारात की, बहसियत फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर इंचार्ज जो जिम्मेदारी होती है वो बहसियत फेडरल मिनिस्टर की होती है, वो मेरी है, मुझ नाचीज़ की है। नदीम बाबर साहब हमारे कॉलीग हैं और बहुत काबिल कॉलीग हैं, और ये बहसियत मिनिस्टर मेरा फ़र्ज़ और मेरा हक बनता है कि मैं किसी से भी उनका इंटेलेक्चुअल जो राय है वो हम लोग लें। और ये टास्क फोर्स को भी हेड करते रहे, हमारे टास्क फोर्स में और भी लोग हैं। हम जो विजडम होता है या आप समझे कि मशवरा होता है वो हम सारे लोगों से करते हैं। और जहां तक आखिरी बात आपने पावर सेक्टर के और नदीम बाबर साहब की कंपनी के हवाले से की है, नदीम बाबर साहब पावर मिनिस्ट्री में इनका अमल दखल नहीं होता, वो हम लोग खुद करते हैं। और वहां पे भी बहसियत मिनिस्टर इंचार्ज ये कमीशन बैठा, मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट आई, उसके ऊपर एक साइड पे नेगोशिएशन कमेटी बिठा दी गई है, सब कमेटी, जिसमें मोहम्मद अली साहब भी हैं और बाकी साथी हैं, उसको वो उस पर काम हो रहा है। और वो सब कमेटी जिस वक्त अपनी डिलिब्रेशन मुकम्मल करेगी वो हमें रिपोर्ट करेगी। बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब, ओवर टू यू। रियाज में 2-3 चीज़ें ऐड जी, आपने अपना रेवेन्यू टारगेट मीट करने के लिए टैक्स जो है ना वो बढ़ा दिया। 1 जून को जो PDL था, जो GST था, अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। GST तो मैं कह ही नहीं, आपने PDL की दोनों, कोई चेंज नहीं है, वही है जो पहले था। अब बात यह है कि आपने कहा जी 30 तारीख का वेट क्यों नहीं किया। अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो 2011 की गवर्नमेंट की डिसीजन है कि हर महीने के PSO कार्गोज जो हैं वो लेके उसका डाटा ओगरा वेरीफाई करता है कि ये नंबर्स जो PSO दे रहा है ये कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। यही चीज़ अभी भी की गई है, पहले ये होता रहा है। मैं यार मुझे मुकम्मल कर लेने दे ना, मुझे मुकम्मल कर लेने दे। जो समरी गई है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये नंबर्स ओगरा के साथ क्रॉस चेक किए गए हैं, ओगरा की शीट से लिए गए हैं। ओगरा ने ये कहा है कि जी हम 29 तारीख को 30 तारीख को अपनी शीट रूटीन में आपको भेज देंगे। और उस रूटीन में आपने पूछा जी कार्गो नहीं आया तो आपने नंबर कैसे कर लिए। कार्गो इस वक्त हाई सीज पे है, सेल हो रहा है आखिरी कार्गो। फर्क उस पर सिर्फ क्या आएगा कि उस दिन एक्सचेंज रेट क्या। और इस पे भी आपको याद होगा 6 महीने पहले एक समरी में अप्रूव हुआ ये कि जिस दिन कार्गो आता है उस दिन का प्रोविजनल एक्सचेंज रेट लगता है। जब LC रिटायर होती है जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट होता है उसका डिफरेंस अगले महीने में अकाउंट फॉर किया जाता है। तो इसलिए कोई मसला नहीं है ओगरा को ये कैलकुलेशन करने में, और उन्होंने की, हमारे लोगों के साथ बैठ के की। और समरी जो गई फाइनेंस को और प्राइम मिनिस्टर को, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कैलकुलेशन ओगरा के साथ क्रॉस चेक की गई है। समरी पेट्रोलियम ने मूव की कि जी ये इख्तियार पेट्रोलियम के पास है कि समरी फाइनेंस को भेजे। समरी जो है वो ओगरा नहीं भेजता, ओगरा वर्किंग भेजता है सिर्फ। जी, अब आ जाएं, आपने उमर भाई ने जवाब तो दे दिया, लेकिन मैं फिर भी उस पर कहूँगा, चूंकि आपने डायरेक्टली मुझ पे हिट किया है। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, मैं सिर्फ एडवाइस देता हूँ। कभी मेरी एडवाइस एक्सेप्ट होती है, कभी मेरी एडवाइस नहीं एक्सेप्ट होती। एडवाइज़र का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर साहब मेरे से पूछें, मैं उसका अपनी दानिश के मुताबिक जो भी बेहतर समझता हूँ उन्हें जवाब देता हूँ। ये इनकी मर्जी है। और बेशुमार केसेस ऐसे हैं कि मैंने कुछ एडवाइस किया और प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। उसमें कोई इसमें मसला नहीं है। जहाँ तक आपने पावर सेक्टर का बात की, मैं ये पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैं इसको तूल नहीं दूंगा। मेरा पावर डिवीज़न से कोई अमल दखल नहीं है। मैंने फ्यूचर की, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, मैंने 1-2 पॉलिसीज़ फ्यूचर के लिए इन्हें बना के दी। मेरी बिल्कुल एक माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है कंपनी में, जिससे मैं 2 साल से लाताल्लुक हो चुका हूँ, एक्सेप्ट हैविंग अ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। रिपोर्ट में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर कमेटी उस पर डिलिब्रेशन कर रही है। अगर उसमें किसी का कसूर हुआ, सजा हुई, उसको मिल जाएगी। इसमें बहसने की क्या जरूरत है। जी जी मेरा सवाल है कि आपने कहा है कि 1,500 जो पेट्रोल पंप हैं अनलीगल हैं, उनको आप लोगों ने, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, हमने सारी OMCs को ये कहा है। अच्छा, ये भी बड़े मज़े की बात है कि उनमें से बेशुमार पंप्स ऐसे हैं जिन पे अभी भी उसी OMC का साइन बोर्ड भी लगा हुआ। हमने सारी OMC से
लिस्ट मांगी है कि उनके नेटवर्क में कौन कौन से हैं जो एक्टिव पंप्स हैं। वो लिस्टें हमने डिस्ट्रिक्ट ओगरा को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी हैं, और उनको जब क्रॉस चेक किया गया तो उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ। वो लिस्टें अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी गई हैं। उसमें केपी ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है। केपी में तकरीबन मेरा ख्याल है 350-400 की लिस्ट हमारे सामने आई है। उसमें से कुछ 60-70 के करीब सील हो चुके हैं ऑलरेडी। फिजिकली हर जगह जाके चेक करना कि ये एड्रेस है, ये पंप है, ये ओगरा की लिस्ट में नहीं मौजूद, डी लाइसेंस हो चुका है लेकिन अभी तक इसने साइन लगाया हुआ है, उसको 60-70 के करीब वो सील कर चुके हैं और बाकी प्रोसेस भी चल रहा है। यही काम हम बाकी सूबों में भी कर रहे हैं। छोटे-छोटे से 3 सवाल आते हैं सर। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 100 रुपए पेट्रोल की अगर कीमत है तो मजमूई तौर पर टैक्सेस कितने हैं? डेली, जीएसटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, ट्रेड मार्जिन वगैरह। रेगुलेटरी ड्यूटी। ओके। और दूसरा सवाल सर, क्या फाइनेंस बिल की आपने बात की थी कि फाइनेंस बिल के तहत ये भी बढ़ाएगी, बिल तो अभी मंजूर नहीं हुआ सर। पिछला जा रहा है, पिछला फाइनेंस बिल आउटगोइंग ईयर का, उसमें चेंज कोई प्रपोज कोई नहीं हुआ। प्रपोज नो चेंज। के इलेक्ट्रिक के हवाले से एक सवाल सर, कराची वाले आप बेहतर जानते हैं किस प्रोग्राम से गुजरे हैं, तो कब तक ये मसला हल होगा? काफी सारे वफाक में का ऐलान था, तस्वीर शुरू हो चुकी है उसकी जो पहले ऐलान हुआ। सबसे पहले मैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करूंगा। हमने कराची के हमारे जो एमएनएस हैं उनको तकरीबन 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ पावर में दावत दी और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई उनकी मैनेजमेंट के साथ, वो मीडिया पे मौजूद है। के इलेक्ट्रिक ने अपना इंटरनल सिस्टम बनाना है जिसमें वो अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, उनको बनाना चाहिए। और जो उनके अपने अंदरूनी मामलात हैं उस पर वो हमारी कंपनी नहीं है, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हुकूमत पाकिस्तान जो है, हम लोग जो तकरीबन हमारे 850 मेगावाट बनता है वो हम लोग दे रहे हैं। बकिया जो उनके अपने जनरेशन्स हैं उनको उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। उनको कराची की आवाम को बिल्कुल रिलीफ देनी चाहिए। पीछे भी नेपरा ने उनको इन्वेस्टिगेट किया था, जो अमवात हुई थी, और उस पर जुर्माना भी लग चुका है और उनको अपना सिस्टम आगे अपग्रेड करना चाहिए। 2023 तक जो उन्होंने 2022 और 23 तक जो बिजली हम लोग ज़्यादा कराची की आवाम की ज़रूरत है, मैं के इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा, मैं कराची के अवाम और कराची के शहरियों के बारे में बात कर रहा हूँ। उनकी ज़रूरियात और सनत की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो एनर्जी या जो बिजली के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से खरीदेगी उसके लिए उनको ग्रिड स्टेशन बनाने पड़ेंगे। वो 500 केवीए के बड़े ग्रिड स्टेशन होते हैं, उसके लिए तकरीबन उनको 2 साल दरकार है। उस पर उनका अभी मतलब जो उन्होंने अभी काम शुरू करना है उन्होंने करने होंगे। जो डेट्स उनको हमने दी हैं वो तकरीबन 2022 तक है। उनको वो बना के वो एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल है, मुयसर है, वो उनको हम लोग जो तयशुदा रेट्स हैं सीपीपीए के और के इलेक्ट्रिक के, उसके तहत उनको बेची जाएगी। नेक्स्ट, फर्नेस ऑयल के हवाले से जो केस टू केस बेसिस पे ईसीसी से हमने डिसीजन ली है और वो केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा कि इस कंपनी को कितना फर्नेस ऑयल दरकार है और वो खरीदेंगे। और उसके लिए पीएसओ जो है वो एलसीज और गैलप टेंडर मेरा ख्याल है उन्होंने कर दी है, अगले चंद दिनों में वो खोलेंगे और वो परचेज करेंगे। टैक्सेस के हवाले से बता दिए, तफसीलन बता दी, उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है, पीडीएल है और जीएसटी है। जी फरमाइए। जी जी इकराम साहब। कोई 1.5 साल पहले आप एक कमेटी थी इसी की पेट्रोलियम के बारे में, उस पर आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो एक क्योस है पाकिस्तान में, ये नहीं देखा जा रहा कि हैगिंग कितनी हो रही है, करंट सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड कितनी है और एक्सचेंज रेट क्या है। ये चारों चीजों को देखकर ही इम्पोर्ट करनी चाहिए। अब वो क्योस नजर आ रहा है कि बढ़ गया है, इसी वजह से आप टैक्स के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं और आप स्टोरेज के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं और इलीगल पेट्रोल पंप्स के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं। अगर उस क्योस को आप खत्म नहीं कर सके उसकी क्या वजह है? क्योंकि एक्सचेंज रेट का आप बता नहीं रहे हैं कि कितना फिजिबल है। अगर उसके हिसाब से जितनी फिजिबिलिटी है और डिमांड सप्लाई के हिसाब से जितनी फिजिबिलिटी इंपोर्ट की हैगिंग की, अगर वो आप नहीं सही तरह उसको जज कर सकते, उसको मॉनिटरिंग कर सकते, तो आप फिर पीडीएम भी बनाएंगे और आप फिर जीएसटी भी बनाएंगे। क्योंकि आपने वहां से आपको इजाजत मिल जाती है कि कोई वॉच नहीं कर रहा, चलो इसको क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं खत्म कर रहे? इकरामोती साहब आपको अभी जवाब देते हैं, ये बता दें कौन से प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं? सारे प्रोडक्ट। ओके जी। आपने एलएनजी पे बात की
जी जी बिल्कुल जी इकराम साहब, पहले ऑयल प्रोडक्ट्स की बात कर लें। हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ना इस वक्त मुल्क में, अगर वो 100% चल रही हो तो रफली वो हमारा 35 से मैक्सिमम 40% हमारी रिफाइंड प्रोडक्ट्स की नीड को कवर करती है। बाकी हमें फिर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर वो 100% ना चल रही हो तो जो फिर डेफिसिट है वो एडिशनली इंपोर्ट करना पड़ता है। पिछले 3-4 महीने में ये हुआ कि जैसे ही कोविड की वजह से डिमांड ड्रॉप हुई, जब लॉकडाउन हुआ 13 मार्च को सिंध ने किया, 24-25 मार्च को फेडरेशन ने किया, तो हमारी डिमांड 55% डीजल की और 51% पेट्रोल की गिर गई। जब वो डिमांड गिर गई तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर सारी रिफाइनरीज इस पोजीशन में आ गई कि वो बंद होने वाली थी, क्योंकि उनके पास स्टोरेज नहीं रह गई थी। सो आज हमारी रिफाइनरीज तकरीबन 50, 52, 55% कैपेसिटी पे चल रही हैं। सो जो आपका सवाल था ना केओस का, केओस की बात नहीं है। बात यह है कि हमने तय करना है कि हमारी जो करंट रिफाइनरीज हैं ये सवाए पार्कों के बाकी सब इतनी पुरानी हैं कि इनको अपग्रेड होने की ज़रूरत है, और अगर इनको हम अपग्रेड ना करें तो इनको बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे ये हमारे लिए पेट्रोल या डीजल फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उससे सस्ता हम बाहर से ला सकते हैं, क्योंकि इतनी पुरानी रिफाइनरीज हैं। सो हम इनके साथ इंगेज थे। एक पॉलिसी हम तकरीबन वज़ा कर चुके थे मार्च में, जिसमें इनके साथ अग्रीमेंट हो रहा था कि इन्होंने अपग्रेडेशन कैसे करनी है अपनी और कितना टाइम लगेगा। और उस अपग्रेडेशन का जब टाइम फ्रेम सामने आ जाता, फिर हमारे लिए ये जवाब देना आसान होता कि अच्छा इतना हम लोकली प्रोसेस करेंगे, बाकी हम इंपोर्ट करेंगे। कोविड की वजह से वो डिस्कशन 2-3 महीने सस्पेंशन में चली गई, क्योंकि जब डिमांड एकदम से ड्रॉप हुई और ये रिफाइनरीज बंद होने की सूरत में आना शुरू हो गई, तो वो डिस्कशन बैक बर्नर पे चली गई। वो डिस्कशन का हमने दोबारा टारगेट अब सितंबर का रखा हुआ है कि रिफाइनरीज के साथ हमने तय करना है कि किस रिफाइनरी ने कितने टाइम पीरियड में अपग्रेड करना है। उस आंसर के बाद हमारे सामने सितंबर का मैंने बताया ना, उसके बाद हमारे सामने क्लियर पाथ होगा कि हमारी इंपोर्ट्स कितनी होगी और लोकल प्रोडक्शन कितनी होगी। ये दोनों चीज़ों का जवाब उससे आ जाएगा। अब आ जाए एलएनजी पे, आपने सवाल पूछा। नहीं, मैंने एलएनजी नहीं, इसकी वजह से कि क्योस है, आप पीडीएल और जीएसटी जो है वहाँ पे भी क्योस है कि हुकूमत को फिर मौका मिल जाता है कि भाई डिमांड और सप्लाई जो रिफाइनरीज हैं वो किस तरह ऑपरेट कर रही है, हेजिंग कितनी होनी चाहिए, ये सारे उनके पास डेटा ही नहीं होता, तो वो ये करते हैं। नहीं, डेटा इस वक्त सब मौजूद है। सवाल ये है कि कितनी ऑपरेशन होनी है, इसमें इस एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है। डेटा मौजूद है और उस डेटा की बेसिस पे ही हमने ओरिजिनली जून का टारगेट। आपने कहा कि क्वांटम पे रखा जा रहा है टैक्स और पीडीएल को, ये इसलिए क्वांटम की बजाय आपको शिफ्ट करना था कि भाई क्वांटम को डिटरमिन किस तरह करना। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखें, जीएसटी को एड वलोरम टैक्स के तौर पे 17% पे फिक्स कर दिया गया हर चीज़ के लिए। किसी आइटम का उससे कम हो सकता है, लेकिन जनरली 17% है। पहले ऐसे नहीं होता था, ऊपर नीचे होता रहता था, जैसे मैंने आपको बताया 71% तक भी गया। जो पीडीएल है ना, उसका नंबर एक फिक्स्ड रुपी पर लीटर कर दिया गया, कैप, कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इन दोनों नंबर्स का कोई ताल्लुक नहीं है कि रिफाइनरी 1 लाख बैरल प्रोसेस कर रही है या 1.5 लाख कर रही है। इस चीज़ से ज़रूर ताल्लुक है कि कितना रिफाइनरी प्रोसेस कर रही है, कि हमारी इंपोर्ट कितनी होगी, क्योंकि जितना डोमेस्टिकली हम प्रोसेस करेंगे बाकी हमें इंपोर्ट करना है। उसका पीडीएल के रेट से ताल्लुक कोई नहीं है, वो सेपरेट चीज़ है और पहले से चली आ रही है, और उसको कैप किया हुआ है 2017-18 से कैप किया हुआ है कि ये मैक्सिमम रेट है। उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि रिफाइनरी कितनी चल रही है। थैंक यू वेरी मच।